नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी कि इंटरमीडिएट का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोग को चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ-साथ नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है इसको भी दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है? और आप लोगों के साथ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा जो कि है 7895860757 और हमारा इंस्टाग्राम आईडी जो कि है शिक्षा सबको। तो इन सब माध्यमों से आप हमको मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी जो भी परेशानी होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ में आप लोगों से एक बार फिर वो अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले अपने दोस्त जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारे इन वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए। हम लोग मॉड्यूल 6 व्यावसायिक वित्त पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पाठ 18 भारतीय वित्तीय बाजार के बारे में बात कर रहे हैं। इसका पहला भाग हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किस किस प्रकार से वित्तीय बाजार कार्य करता है, भारत में कौन कौन से प्रकार के वित्तीय बाजार होते हैं जिनमें कि मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार मुख्यतः काम करते हैं। तो वित्तीय बाजार के मुख्य कार्य के बारे में हमने पढ़ा था, वित्तीय बाजार के प्रकार के बारे में बात करा था, जिसमें कि जो कि दो प्रकार का होता है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। तो पिछले वीडियो में हमने मुद्रा बाजार के बारे में बात कर ली थी। बहुत सारे प्रकार के जो प्रलेख उसमें उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात की थी। मैंने ये बताया था आपको कि जो मुद्रा बाजार होता है वो छोटी अवधि के ऋण देने के लिए या छोटी अवधि के लिए पैसा उपलब्ध कराने के काम आता है, जबकि जो पूंजी बाजार होता है वो दीर्घकालिक पूंजी उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो जो प्राथमिक बाजार होता है जिसकी हमने बात की थी और द्वितीयक बाजार जो होता है, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार, उसमें क्या अंतर होता है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार में तो सबसे पहला अंतर उनके बीच में कार्य को लेकर होता है। तो जो प्राथमिक बाजार है, जो प्राइमरी मार्केट है, उसका जो मेन काम है, जो उसका कार्य है, जो मुख्य कार्य है, वो है आपको जो नई प्रतिभूतियां हैं जो कि बाजार में पहले से उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना, तो नवीन प्रतिभूतियों के निर्गमन के द्वारा दीर्घकालीन कोष एकत्र करना प्राथमिक बाजार का कार्य है। जबकि द्वितीयक बाजार क्या करता है, जो पहले से उपलब्ध प्रतिभूतियां हैं जो कि बाजार में बिक रही हैं, जैसे शेयर हैं या ऋण पत्र हैं, उनको एक ऐसा बाजार उपलब्ध कराता है जो कि कंटिन्यूअसली काम करता है, सतत रूप से काम करता है और तात्कालिक रूप से काम करता है। ठीक है ना, जैसे ही आप अगर कुछ खरीदना बेचना चाहते हैं तो तात्कालिक रूप से आप खरीद बेच सकते हैं। ठीक है ना, तो वो हो गया सेकेंडरी मार्केट। और प्राइमरी मार्केट हुआ जहां पर की नई प्रतिभूतियां बिकती हैं। ठीक है, नई प्रतिभूतियों का निर्गमन होता है और उसकी सहायता से दीर्घकालीन कोष इकट्ठा किया जाता है। दूसरी बात आती है प्रतिभागियों की। तो प्रतिभागी जो होते हैं दोनों में लगभग सेम प्रतिभागी होते हैं। प्राथमिक बाजार में भी वित्तीय संस्थाएं होती हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, अभिगोपक होते हैं और व्यक्तिगत निवेशक होते हैं। ठीक है ना, पर जो पर्सनल जो इन्वेस्टर्स होते हैं, आम जो जनता है वो सब उसमें शामिल है, वो सब होते हैं। इसके अलावा द्वितीयक बाजार में भी यही सभी होते हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त द्वितीयक बाजार में यानी कि सेकेंडरी मार्केट में भाग लेने वाले इन सभी के अतिरिक्त दलाल भी होते हैं। ठीक है ना, दलाल क्या काम करते हैं, दलाल शेयर बाजार के सदस्य होते हैं और वो जो शेयर की खरीद फरोख्त होती है उसको संभव करते हैं। ठीक है, मतलब आप जो शेयर कोई खरीदते बेचते हैं तो वो दलाल के माध्यम से खरीदते बेचते हैं। तो बहुत सारे दलाल मार्केट में उपलब्ध होते हैं, ठीक है ना, उनके माध्यम से ही आप शेयर का खरीद और बेच करते हैं। इसके बाद होती है सूचीबद्ध करने की आवश्यकता। तो जो प्राथमिक बाजार की जो प्रतिभूतियां होती हैं उनको सूचीबद्ध कराने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो पहली बार जारी हो रही होती हैं। जबकि जो द्वितीयक बाजार है केवल उन्हीं प्रतिभूतियों को लेन देन करने दे सकता है जो सूचीबद्ध होते हैं। ठीक है, तो ये मेन अंतर है। जो प्राथमिक बाजार है वहां पर अगर आपको कोई प्रतिभूति का जो खरीद फरोख्त है केवल उनको करने के लिए आपको सूचीबद्ध कराने की आवश्यकता नहीं होती। सूचीबद्ध करने का मतलब होता है किसी एक्सचेंज पे लिस्ट करना। ठीक है ना, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इनके ऊपर लिस्टेड अगर आपकी जो
प्रतिभूति है, अगर वो लिस्टेड है तभी आप उसको खरीद बेच सकते हैं। कौन से मार्केट में? सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है ना। प्राइमरी मार्केट में आपको लिस्ट कराने की आवश्यकता नहीं होती है। प्राइमरी मार्केट में जब आप एक बार अपनी प्रतिभूति जारी कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जाकर जो मार्केट है, जो एक्सचेंज है, उसमें लिस्ट हो जाती है, ठीक है। अगली बात आती है मूल्यों का निर्धारण। तो जो प्राथमिक बाजार है उसके संबंध में प्रतिभूतियों का जो मूल्य का निर्धारण है वो जो कंपनी है उसके मैनेजमेंट के द्वारा सेबी के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जबकि जो द्वितीयक बाजार है वहाँ जो जो प्रतिभूतियां बिकती हैं उनका जो मूल्य निर्धारण होता है वो मांग, ठीक है, सब एक तो जो डिमांड है उस पर और जो सप्लाई है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो डिमांड और सप्लाई जो है वो प्राइस को फिक्स करती है। किस केस में? सेकेंडरी मार्केट में। और प्राइमरी मार्केट में कौन फिक्स करता है? कंपनी का मैनेजमेंट फिक्स करता है। सेबी के जो डायरेक्शंस हैं, जो सेबी जो कि पूरे स्टॉक मार्केट को चलाती है, उसको विनियमित करती है, उसको रेगुलेट करती है, उसके दिशा निर्देशों के अनुसार उसका मूल्य निर्धारित करता है, ठीक है। तो ये बात हुई प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार में अंतर की। तो प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार किसके दो भाग थे? ये दोनों भाग थे पूंजी बाजार के, ठीक है। अगला बात है पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में अंतर। तो पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात होती है, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, कि मुद्रा बाजार का संबंध होता है अल्पकालीन कोष से। इसमें आपको छोटी अवधि का पैसा मिलता है, 1 साल से कम की अवधि के लिए पैसा मिलता है। जबकि पूंजी बाजार का संबंध होता है दीर्घकालीन कोष के लिए, जहाँ की आपको 1 से ज्यादा सालों के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो वो पैसा आप पूंजी बाजार से जुड़ा सकते हैं। अगला है मुद्रा बाजार में ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, व्यापार पत्र, जमा पत्र आदि में लेन देन होता है। जबकि पूंजी बाजार में अंशों, शेयर्स, ऋण पत्रों, डिबेंचर्स, बॉन्ड और राजकीय प्रतिभूति, जिसको कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं, उनका लेन देन होता है, ठीक है। इसके साथ अगला अंतर क्या है? मुद्रा बाजार में भाग लेने वाले भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्यिक बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ये सब होती हैं। जबकि पूंजी बाजार में भाग लेने वालों में दलाल होते हैं, अभिभावक होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वित्तीय संस्थाएं और व्यक्तिगत निवेशक होते हैं, ठीक है ना। ये सब कहाँ होते हैं? मुद्रा बाजार में, नहीं पूंजी बाजार में, ठीक है ना। पूंजी बाजार में ज्यादा लोग हैं, मुद्रा बाजार में कम लोग हैं। मुद्रा बाजार को कौन नियंत्रित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करता है। जबकि पूंजी बाजार, जैसे मैंने आपको बताया था, सेबी करता है, जिसको कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड कहते हैं, ठीक है ना। उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है कौन? पूंजी बाजार, ठीक है ना। और मुद्रा बाजार को जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय रिजर्व बैंक, वो नियंत्रित करता है। अब बात आती है शेयर बाजार की। तो शेयर बाजार या स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? तो शेयर बाजार क्या होता है? सामान्यतः द्वितीयक बाजार के लिए प्रयुक्त होता है। तो शेयर बाजार क्या है? सामान्यतः एक सेकेंडरी मार्केट है, ठीक है ना, एक द्वितीयक बाजार है। और ये एक ऐसा स्थान होता है जहां विभिन्न प्रकार की जो सिक्योरिटीज हैं, प्रतिभूतियां हैं, जैसे शेयर हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, उनका नियमित क्रय विक्रय, उनको रोजाना के हिसाब से खरीद फरोख्त उसकी की जाती है। इसकी स्थापना एक संघ, एक समिति अथवा एक कंपनी के रूप में की जाती है, जिसके सदस्यों की संख्या सीमित होती है। इसके सदस्यों की संख्या ऐसी नहीं कि अनलिमिटेड हो जाए, सदस्यों की संख्या सीमित होती है। ये बाजार केवल उन्हीं सदस्यों के लिए खुला रहता है, ये उन्हीं के लिए खुला होता है जो क्रेता और विक्रेता के लिए दलाल के रूप में काम करते हैं। मतलब जो क्रेता और विक्रेता हैं वो इसके सदस्य नहीं होते हैं, इसके सदस्य होते हैं दलाल, मार्केट के सदस्य होते हैं दलाल, जिनके की माध्यम से क्रेता और विक्रेता जो खरीद फरोख्त है उसका काम करते हैं, ठीक है ना। प्रतिभूति अनुबंध यानी कि विनिमय अधिनियम के अनुसार शेयर बाजार एक संघ, संगठन या व्यक्तियों की संस्था है जो प्रतिभूतियों यानी कि सिक्योरिटीज के क्रय विक्रय यानी कि खरीद फरोख्त या लेन देन, ठीक है ना, उसका एक्सचेंज के उद्देश्य हेतु सहायता, नियमन और नियंत्रण के लिए काम करती है, ठीक है। तो ये बात आ गई। एक अगर स्टैंडर्ड डिफिनेशन आपको देनी है तो उसके लिए आप ऐसे दे सकते हैं, ठीक है ना। इसके पश्चात आती है शेयर बाजार की मुख्य विशेषताओं की बात। तो शेयर बाजार, सबसे पहली बात तो ये है कि एक संगठित बाजार है, ठीक है ना। एक पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड
मार्केट है जहां पर कि पूरा विनियमन होता है, पूरे रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से ही खरीद फरोख्त की जाती है। ये एक ऐसा स्थान है जहां विद्यमान जो पहले से मौजूद सिक्योरिटीज हैं और स्वीकृत जो कि अप्रूव्ड है ऐसे सिक्योरिटीज का सुगमता पूर्वक क्रय विक्रय किया जाता है। तो स्वीकृत कई बार ऐसा होता है, कुछ सिक्योरिटीज जो पहले से स्वीकृत होती हैं उनको बीच में सेबी उनको बंद कर देता है, उनकी खरीद फरोख्त पर रोक लगा देता है, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए केवल खरीद फरोख्त या क्रय विक्रय उन्हीं सिक्योरिटीज का किया जा सकता है, उन्हीं प्रतिभूतियों का किया जा सकता है जो कि पहले से मौजूद हो, विद्यमान हो और जिनको स्वीकृत कर रखा हो, जिनको अप्रूव कर रखा हो, किसने, सेबी ने। इसके पश्चात है शेयर बाजार में सौदा उसके सदस्यों अथवा उनके अधिकृत एजेंटों के माध्यम से होता है, ठीक है ना, अथवा उनके एजेंटों के मध्य होता है, ठीक है ना। तो सौदा किनके बीच में होता है, जो सेबी के जो स्टॉक मार्केट है उसके सदस्यों के या फिर जो उनके जो एजेंट हैं उनके मध्य किया जाता है, ठीक है। अगली बात आती है सभी लेन देन शेयर बाजार के नियम और उपनियमों द्वारा नियमित किए जाते हैं। तो शेयर बाजार के कुछ नियम और बाईलॉज होते हैं जिनके के हिसाब से जो लेन देन है, जो खरीद फरोख्त है शेयरों की या सिक्योरिटीज की, वो की जाती है, ठीक है। शेयर बाजार प्रतिदिन के प्रतिभूतियों के मूल्य, जो सिक्योरिटीज का मूल्य है प्रतिदिन, और सौदों की मात्रा, इसके संबंध में आम जनता को पूर्ण सूचना प्रदान करता है। तो शेयर बाजार पूरा पारदर्शी होता है। इसमें आपको जब बाजार खुलता है, बाजार सुबह 9:30 बजे खुलता है, उसके बाद से आपको हर सेकंड में आपको जो सिक्योरिटी है, जो प्रतिभूति है, उसके मूल्य और विक्रय की जाने वाली मात्रा के संबंध में जानकारी मिलती रहती है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊं तो ये कल मार्केट बंद होने के बाद का एक अदानी पोर्ट करके एक शेयर है, उसका डिटेल है जो कि मैंने rediff.com से लिया है, rediff.com से लिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं इस सिक्योरिटी का पैसा कितना है, इस प्रतिभूति का जो पैसा है वो 730 रुपये 65 पैसे का ये शेयर बंद हुआ है। कब, कल, ठीक है ना। कल मतलब 21 जून को शाम 4 बजे की फिगर दिखाई दी है, जबकि पूरा सेटलमेंट हो जाता है। तो ये कल 36 रुपये ऊपर था, ठीक है ना, +36 लिखा हुआ है, यानी कि करीब करीब 5% ये ऊपर बंद हुआ है कल, ठीक है ना। जितने पे परसों कल खुला होगा सुबह, उसके बाद से इसमें कितना चेंज आया वो यहाँ लिखा होता है। कितना वॉल्यूम था इसका, ठीक है ना, कितना माल, कितना शेयर्स बिके हैं, तो आप देख सकते हैं करीब करीब 39 लाख शेयर इसके बिके हैं, ठीक है ना। 39 लाख शेयर्स इसने बेचे हैं। इसका जो पुराना जब बंद हुआ था पैसा 694 रुपये पे पहले बंद हुआ था, कल ये 730 पे बंद हुआ, तो कुल मिलाकर 36 रुपये बढ़ के बंद हुआ है। तो सारी की सारी डिटेल इसमें आपको शेयर बाजार द्वारा दी जाती है। ये मैंने केवल एक प्रतिभूति का दिखाया है, ऐसे ही सारी प्रतिभूतियां जितनी भी लिस्टेड हैं, जितने भी जिनका की लेन देन किया जा रहा है, उनकी सारी डिटेल दी जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे डेज हाई एंड लो दिखा रखा है कि दिन में कितनी ऊपर तक गया और कितनी नीचे तक गया, ठीक है ना। तो 744 रुपये 90 पैसे ऊपर गया, ये उतना ऊपर तक गया, और 683 रुपये तक ये नीचे गया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये पूरा इसके डिटेल आपको दी गई है। इसके पश्चात बात आती है शेयर बाजार के कामों की। तो शेयर बाजार का सबसे पहला काम है कि आपको तात्कालिक, मतलब जिसमें कि एकदम से ही आपका खरीद फरोख्त हो जाती है, जो आपका सौदा है उसमें बहुत टाइम नहीं लगता है, और अनवरत, जो कि रुकता नहीं है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस बाजार आपको उपलब्ध कराता है। तो शेयर बाजार क्या करता है, जितनी भी लिस्टेड जो प्रतिभूतियां हैं, सूचीबद्ध प्रतिभूतियां हैं, उनके नियमित और सुविधापूर्ण क्रय विक्रय के लिए एक स्थान है। शेयर बाजार विभिन्न अंशों, ऋण पत्रों, बॉन्ड, जो कि सिक्योरिटी जिनको हम कहते हैं, प्रतिभूतियां कहते हैं, उनके लिए एक तात्कालिक और अनवरत बाजार आपको उपलब्ध कराता है। और इसके माध्यम से, इसकी वजह से संभव हो पाता है कि जो सिक्योरिटीज हैं उनके क्रय विक्रय में उच्च कोटि की तरलता पाई जाती है। उच्च कोटि की तरलता का मतलब क्या हुआ, उच्च कोटि की तरलता का मतलब है कि आप जब चाहें अपनी सिक्योरिटी को बेच दें और तुरंत पैसा ले लें, ठीक है ना, 2 या 3 दिन में पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतना तेजी से तरल होने वाला ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना।
तो इसका धारक जब भी चाहता है अपनी प्रतिभूतियों का नकद भुगतान ले सकता है। दूसरा जो काम है वो है मूल्य और विक्रय संबंधी सूचना प्रदान करना, जो कि मैंने आपको भी अदानी पोर्ट वाले केस से समझाई थी। ठीक है ना। तो शेयर बाजार क्या करता है, वो दिन प्रतिदिन के लेन देन का आपको पूर्ण विवरण देता है, खुद भी रखता है। मूल्य और विक्रय की मात्रा की नियमित सूचना प्रेस और अन्य संचार माध्यमों से भी आपको देता रहता है। तो इस सब से क्या फायदा होता है, इस सब से ये फायदा होता है कि जो निवेशक है या मान लीजिए जो ट्रेडर है जो कि सिर्फ ट्रेड करके ही पैसा कमा रहा है, तो उसको बहुत जल्दी से डिसीजन लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए सूचना प्राप्त होती रहती है। तो मैंने आपको बताया था कि हर सेकंड वो चीज़ों को अपडेट करता रहता है। तो आप देख सकते हैं उसमें बिल्कुल लाइव देख सकते हैं कि शेयर नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है। ठीक है ना, उसका प्राइस बढ़ रहा है उसका, या फिर उसका प्राइस घट रहा है। इसका और इसके बाद फिर आप निर्णय ले सकते हैं। अगर नीचे जा रहा है तो आप हो सकता है उसको बेच दें, और अगर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है तो आप हो सकता है खरीद लें, और ऊपर जा रहा हो तो आप उसको बेचकर प्रॉफिट बुक कर लें। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको जो आपकी डिसीजन मेकिंग है उसको तेजी से करने के लिए आपको सहयोग करता है। इसके पश्चात है लेन देन और निवेश में सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो लेन देन किया जाता है शेयर बाजार में, लेन देन केवल उनके सदस्यों के मध्य, जो सदस्य हैं पहले से, उनके मध्य पर्याप्त पारदर्शिता, पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है, और नियमों विनियमों के कठोर मापदंड के अंतर्गत होता है, जिससे सुपुर्दगी, ठीक है ना, इसमें दो चीजें होती हैं, डिलीवरी और पेमेंट। तो इसमें डिलीवरी और पेमेंट का समय और जो प्रोसेस है वो निश्चित होती है। उनको पता है कि आपने अगर किसी सिक्योरिटी के लिए पैसा पेमेंट कर दिया है तो उसकी डिलीवरी आपके अकाउंट में हो जाएगी, जो आपका डीमैट अकाउंट है उसमें वो शेयर आ जाएगा। ठीक है ना। और जो वो जिससे आप सिक्योरिटी खरीद रहे हैं, जो सिक्योरिटी बेच रहा है, उसको भी ये गारंटी होती है, उसको भी सुरक्षा रहती है कि अगर उसने अपनी सिक्योरिटी बेची है तो उसको उसके एवज में जो पैसा तय हुआ है वो पैसा मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी सुरक्षा प्रदान करवाई जाती है किसके द्वारा, शेयर बाजार। इसी के साथ साथ जो शेयरों को लिस्ट किया जाता है, जो शेयर बिक रहे हैं उनके संबंध में भी सुरक्षा रखी जाती है। उनकी भी कंपनी का पूरा रिकॉर्ड से भी ये जो शेयर बाजार है वो देखता है, और उसके पश्चात ही उनको अपने यहाँ खरीद फरोख्त करा जाने की सुविधा देता है, उनको अप्रूव करता है। ठीक है, या स्वीकृत करता है। सारी की सारी जो कंपनियां हैं वो अपने शेयर नहीं जारी कर सकती हैं। ठीक है ना। केवल वही कंपनियां जारी कर सकती हैं जो कि सेबी के सारे नियमों को, सारे दिशा निर्देशों को पालन करती हूँ। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो शेयर बाजार है वो लेन देन और निवेश में सुरक्षा प्रदान करता है। अगली बात आती है बचत की गतिशीलता और पूंजी नियंत्रण में सहायक। तो जो शेयर बाजार है उसके माध्यम से जो नई जो कंपनियां हैं उनको अपना अपना पैसा, दीर्घकालिक पैसा, ठीक है ना, पूंजी बाजार के माध्यम से इकट्ठा करने में मदद मिलती है। और इससे क्या होता है, इससे जो लोगों की बचत है वो व्यावसायिक और औद्योगिक उपक्रमों में निवेश करने में गतिशीलता आती है। जो लोगों की बचत है वो व्यावसायिक और औद्योगिक उपक्रमों में निवेश की जाती है। ठीक है ना। केवल यही नहीं बल्कि शेयर बाजार अंशों और ऋण पत्रों के निवेश और लेन देन में तरलता और लाभप्रदता प्रदान करता है, और साथ साथ ये लोगों को शिक्षा भी देता है कि वे अच्छा रिटर्न अगर उनको चाहिए तो वो अपनी बचत को कहाँ और कैसे निवेश करें। ठीक है ना। तो इस प्रकार से शिक्षा देने का काम भी शेयर बाजार द्वारा किया जाता है। और कुल मिला के अगर हम कहें तो जो शेयर बाजार है वो देश के लिए पूंजी निर्माण में भी सहायता प्रदान करता है। ठीक है ना। अगली बात आती है व्यापारिक और आर्थिक स्थिति का मापक। तो किसी भी देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें आ रहा जो चेंजेस, उसमें जो चेंजेस आते हैं उसको कौन रिफ्लेक्ट करता है, उसको शेयर बाजार रिफ्लेक्ट करता है। शेयर बाजार दिखाता है कि देश की किसी देश की आर्थिक स्थिति समृद्ध है या कमजोर है। ठीक है ना। अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि जब कोरोना के जो पिछला मार्च 2020 में कोरोना चालू हुआ था तो कितनी तेजी से शेयर बाजार डाउन हो गया था। ठीक है ना, नीचे चला गया था। तो उससे पता लग रहा था कि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति थी उस समय ठीक नहीं थी। क्यों? क्योंकि काम धंधे बंद थे, पूरा लॉकडाउन हो गया था। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये व्यवसाय के वातावरण की सामान्य स्थिति के लिए एक स्टैंडर्ड, एक मेजरमेंट का काम करता है। ठीक है ना, एक मापक का काम
करता है। इसके पश्चात आता है कोषों का उचित आवंटन। तो शेयर बाजार ये तय करता है, शेयर बाजार की जो लेन देन प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है लेन देन की, उसके परिणाम की वजह से कोषों का जो प्रवाह है, जो फंड का जो फ्लो है, वो कहाँ से हो जाता है, वो अधिकतर लोग क्या करते हैं, वो अधिक लाभ वाले जो उपक्रम है उनमें पैसा लगाना पसंद करते हैं। तो जो कम लाभ वाले उपक्रम है वहां से पैसा निकाल देते हैं, और जहां उनको संभावना होती है कि अधिक लाभ वाला उपक्रम ये साबित होगा तो वहां पैसा वो लगाना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो फंड का फ्लो है वो लो प्रॉफिट से हाई प्रॉफिट की ओर होता है, ठीक है ना। और कुल मिला के अगर हम कहें तो अर्थव्यवस्था के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो वित्तीय स्रोत हैं, उनका इस प्रकार से श्रेष्ठ आवंटन होता है। मतलब अच्छी जगह पर उसका आवंटन जो होता है वो किया जाता है, किसके द्वारा, आम जनता द्वारा भी, ठीक है ना। तो इसके पश्चात हम बात करते हैं शेयर बाजारों के लाभ की। तो शेयर बाजार का जो लाभ है वो 3 प्रकार से हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी के दृष्टिकोण से, फिर हम देखेंगे एक निवेशक के दृष्टिकोण से, और फिर हम देखेंगे समाज के दृष्टिकोण से। तो कंपनी के दृष्टिकोण से शेयर बाजार के क्या क्या लाभ हैं? अधिक ख्याति और साख की स्थिति, ठीक है ना। तो जो कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट हो गई हैं या पहले से शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं, वो अपेक्षाकृत अन्य कंपनियों से अधिक ख्याति, अधिक वो फेमस हो जाएंगी, और उनको जो उनकी क्रेडिट की जो स्थिति है वो प्राप्त कर लेंगी, अच्छी स्थिति प्राप्त कर लेंगी, क्योंकि ये कंपनियां क्या मानी जाती हैं कि ये फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली बहुत अच्छी हैं, बहुत मजबूत हैं। क्यों? क्योंकि ये शेयर बाजार में लिस्टेड हैं, ठीक है ना। इन कंपनियों को क्या होता है, इन कंपनियों को शेयर बाजार के माध्यम से जो इनके सिक्योरिटीज हैं उनको बहुत विस्तृत बाजार मिल जाता है, ठीक है ना। आप देखेंगे कि फॉरेन जो कंपनियां हैं, विदेशी जो पैसा है वो भी इस प्रकार की कंपनियों में लगाना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व के सभी निवेशक इस प्रकार की सिक्योरिटीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और इसमें निवेश के अवसर भी पाते हैं। अगली बात आती है सिक्योरिटीज के मूल्य में वृद्धि। तो जब आपकी कंपनी की ख्याति ज़्यादा हो गई, डिमांड बहुत ज़्यादा है, अगर आपकी कंपनी के शेयर की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, आपके जो शेयर के जो प्राइस हैं, जो प्रतिभूतियों के मूल्य है, उसमें वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। और मूल्य में वृद्धि के साथ साथ क्या फायदा होता है कि अगर आप किसी के साथ अब एक पार्टनरशिप करना चाहें, जॉइंट वेंचर बनाना चाहें, या फिर किसी कंपनी के साथ मर्ज होना चाहें, ठीक है ना, कोई कंपनी आपको एक्वायर करना चाहे, तो उस केस में आपका अगर प्राइस अच्छा है, आपका शेयर बाजार पे जो 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 शेयर बाजार में आपको एक अच्छी उससे देखा जाता है, आप ख्याति प्राप्त हैं, तो ऐसे केस में आपको सौदेबाजी के लिए आपकी जो शक्ति है उसमें वृद्धि हो जाती है। मतलब अगर आपको कोई कंपनी दूसरी एक्वायर करना चाह रही है, आपके बिजनेस को खरीदना चाह रही है, तो वो आपके शेयर बाजार की पोजीशन को देखती है। अगर आपकी पोजीशन अच्छी है तो वो आपको अच्छा पैसा देती है मर्ज करने के लिए, ठीक है ना, अच्छा ऑफर देती है। और अगर आपकी स्थिति ठीक नहीं है तो वो वैसे भी कम उसमें भी आपको एक्वायर करने में इंटरेस्टेड रहती है, ठीक है। अगली बात आती है सामूहिक उपक्रम एवं विलयन आदि में सौदेबाजी की शक्ति में भी वृद्धि होती है। ये तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। वो तो प्रतिभूति के जो मूल्य है उसकी वृद्धि के हिसाब से ही हो जाती है, ठीक है ना। अगला है, ये तो हमने पढ़ लिया है, प्रतिभूति के मूल्य में वृद्धि होती है। फिर सबसे लास्ट आता है निर्गमन के आकार। मतलब जब आपको अपनी जो प्रतिभूतियां हैं वो जारी करनी है तो उस केस में जो कंपनी है वो डिसाइड कर सकती है कि उसको निर्गमन का आकार कितना रखना है, मतलब उसको कितने हजार करोड़ के या कितने करोड़ के शेयर मार्केट में निकालने हैं, ठीक है ना। उसका जो मूल्य है वो कितना रखना है, और समय किस समय उसको मार्केट में निकालना है, उसके संबंध में निर्णय करने की सुविधा किसके पास रहती है, कंपनी के पास रहती है। अगली बात आती है निवेशकों के लिए। निवेशकों के दृष्टिकोण से क्या सुविधाएं होती हैं, क्या लाभ होते हैं शेयर बाजार के। तो सबसे पहला लाभ है प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय की तात्कालिक उपलब्धता की सुविधा होती है। मतलब आपके पास ये सुविधा है कि आप जो प्रतिभूतियां हैं, जो शेयर हैं या डिबेंचर्स हैं, उनका जो खरीद फरोख्त है वो तुरंत कर सकें, ठीक है ना, तात्कालिक प्रभाव से कर सकें, आपकी इच्छा और उचित समय पर आप कर सकें।
अगला है लेन देन में सुरक्षा आपको प्रदान करता है। हमने पहले बात की थी कि शेयर बाजार किस प्रकार से सुरक्षा देता है। तो उस सुरक्षा के कारण निवेशक प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी यानी कि डिलीवरी और पेमेंट संबंधी कठिनाई की चिंता से मुक्त रहते हैं। फिर उनको प्रतिभूतियों की कीमत की नियमित सूचना भी प्राप्त होती रहती है, ठीक है ना। और जब वो सूचना मिलती है तो मैंने आपको बताया था कि उनको डिसीजन लेने में, उनको कब बेचना है कब खरीदना है, उस संबंध का जो निर्णय लेने में उनको सुविधा प्राप्त होती है। अगला है शेयर बाजार में लेन देन की जाने वाली प्रतिभूतियों पर बैंक से ऋण भी प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि ये प्रतिभूतियां मैंने आपको बताया था बहुत आसानी से तरल हो जाती हैं, बहुत आसानी से आप उनको बेच के पैसा ले सकते हैं, इसलिए बैंक भी इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं और बैंक उस पर लोन जारी कर सकते हैं। अगला है समाज के दृष्टिकोण से, तो निवेश के लाभप्रद अवसर जनता को बचत करने और दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। तो जब लोग देखते हैं, अभी आपने देखा होगा जैसे जैसे जब लॉकडाउन खत्म हुआ था पिछली बार, तो बहुत ज्यादा संख्या बढ़ गई थी निवेशकों की, नए निवेशकों की, जो कि शेयर बाजार में आ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको वहां पर लाभप्रद अवसर मिल रहे थे, उनको दिख रहा था कि लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, बाकी जनता भी बचत करने और दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित हुई थी। अगला है प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय की उपयुक्त सुविधा। तो समाज के लिए अगला फायदा ये है कि यहाँ शेयर बाजार के माध्यम से प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय की उपयुक्त सुविधा मिलती है, जिससे जो नई कंपनियां हैं या नए शेयर्स हैं या नई सिक्योरिटीज हैं, उनको निर्गमित करने में बाजार को सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है ना। यह औद्योगिक क्रियाओं के प्रवर्तन और विस्तारण में भी सहायता करता है, ठीक है ना। मतलब अगर जो औद्योगिक क्रियाएं हैं उनको बड़े स्केल पर ले जाने के लिए अगर कंपनियों को पैसे की आवश्यकता है, तो वो शेयर बाजार के माध्यम से अपनी प्रतिभूतियों को निर्गमित करें और पैसा जुटाएं, दीर्घकालीन पूंजी जुटाएं मार्केट से। अगला है वित्तीय संसाधनों को अधिक लाभदायक और विकासशील औद्योगिक इकाइयों में लगाने में भी सहायता शेयर बाजार करता है। शेयर बाजार में लेन देन की मात्रा और अंश मूल्यों की गतिशीलता भी से क्या फायदा होता है, इससे स्वस्थ अर्थव्यवस्था की झलक प्राप्त होती है। अगर हमारे शेयर बाजार में लेन देन की मात्रा बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार हो रहा है, कई हजार करोड़ रुपए का टर्नओवर अगर हो रहा है, और जो अंश मूल्य हैं, जो शेयर के जो प्राइसेस हैं वो तेजी से ऊपर जा रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है, ठीक है ना, कितना अच्छा हमारा इकोनॉमिकल सिस्टम है। इसके पश्चात आता है सरकार भी क्या करती है, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय शेयर बाजार के माध्यम से करती है, और इससे सरकार को भी लंबी अवधि के लिए ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो ये भी एक फायदा हमारे समाज के लिए है। अब बात आती है शेयर बाजार की सीमाओं की। अब जैसे दूसरे संस्थान होते हैं उनकी कुछ सीमाएं होती हैं, वैसे ही शेयर बाजार की भी कुछ सीमाएं होती हैं। शेयर बाजार की क्रियाओं में एक बहुत बड़ा जो दोष होता है वो होता है अत्यधिक सट्टेबाजी, ठीक है ना। सट्टेबाजी का क्या मतलब होता है हम अभी समझेंगे। अब जो सट्टेबाज होता है, सट्टेबाज क्या करता है, सट्टेबाज जो मार्केट से शेयर खरीदता है उसको हो सकता है एक दिन से भी कम समय के लिए रखता है और देखता है कि शेयर का प्राइस अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर के प्राइस पर उसको बेच के अपना प्रॉफिट उसी दिन हाथ के हाथ बुक कर लेता है। मतलब उस जो शेयर है, एक टर्म मैंने आपको बताया था डिलीवरी यानी कि सुपुर्दगी। तो जो डिलीवरी होती है किसी भी शेयर की वो 2 या 3 दिन में होती है, ठीक है ना। अगर आप उसको खरीदने के बाद 2 या 3 दिन रखते हैं, 2 दिन रखते हैं, तो वो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाता है। तो सट्टेबाज क्या करते हैं, वो उसकी डिलीवरी लेते ही नहीं, ठीक है ना। वो केवल क्या करते हैं, वो आज शेयर खरीदेंगे, सुबह खरीदा और शाम तक उसको बेच दिया, अपनी पोजीशन काट ली, ठीक है ना। तो ये सारे काम सट्टेबाजों द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। तो सट्टेबाजी के अंतर्गत अलग अलग समय पर अलग अलग कीमतों का लाभ उठाते हुए प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। दूसरा दोष क्या है, शेयर बाजार की जो दूसरी सीमा है, इसमें अप्रत्याशित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों तथा निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों के द्वारा अफवाहों को फैलाने के कारण कीमत में अनावश्यक उतार चढ़ाव आता रहता है, ठीक है ना। होता क्या है
कि कई बार राजनीतिक परिदृश्य चेंज हो जाता है, कोई पार्टी हार रही है, कोई पार्टी जीत रही है, उसके कारण भी चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं। और चलो अगर एक्चुअल में हो रहा है तो ठीक है, कई बार लोग अफवाहें उड़ा देते हैं और अफवाहों की वजह से भी शेयर बाजार को लॉस हो जाता है। तो शेयर की कई शेयर्स की कीमत में अनावश्यक उतार चढ़ाव आता रहता है। जैसे अभी मैंने अदानी पोर्ट की बात की थी, तो अदानी पोर्ट का शेयर जो था वो परसों अभी क्या हुआ, उसमें एक न्यूज़ आई, उसमें एक उसको अफवाह कहें जो भी कहें, तो वो न्यूज़ जैसे ही आई वो करीब करीब वो 800 रुपये करीब पर चल रहा था और उस न्यूज़ के बाद वो गिरकर करीब करीब 636 रुपये तक आ गया था। ठीक है ना। अभी तो मैंने आपको दिखाया पिछली स्लाइड में कि वो 700 कुछ रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो वो 600 रुपये तक गिर गया था, 636 रुपये तक। उसके बाद भले ही वो उठ गया दोबारा से, लेकिन ये भी किसकी वजह से हुआ, आप उसको अफवाह की वजह से भी कह सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बाद में कुछ लोगों ने उसको क्लियर किया कि ये सब चीजें जिसके कारण ये हुआ है वो अफवाह से हुआ है। तो बहुत सारे कई बार जो ऐसे लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए अफवाहें फैला देते हैं, तो इसके कारण भी कीमत में अनावश्यक उतार चढ़ाव आता है। तो अगर अप्रत्याशित राजनीतिक घटना हो रही है, कोई ऐसा कारण है कि कोई रातों रात कोई सरकार गिर गई, ठीक है ना, तो उसकी वजह से भी शेयर बाजार में फर्क आता है। ठीक है ना, सामाजिक कारणों से भी आता है, आर्थिक कारणों से भी आता है। तो ये सारी की सारी चीजें शेयर बाजार को प्रभावित करती हैं। तो ये भी शेयर बाजार की एक सीमा है कि वो शेयर बाजार क्योंकि है हमारे बीच में ही, तो वो हमारे जो एक्टिविटीज हैं उनसे अछूता नहीं रह सकता है। ठीक है ना, तो ये उसका दूसरा दोष है। क्रेता, अब शेयर बाजार में सट्टेबाजी की हम बात करें तो जो क्रेता और विक्रेता होता है वो शेयर बाजार में दो प्रकार के काम करते हैं। कौन कौन से काम करते हैं, पहला काम होता है सट्टेबाजी का काम और दूसरा होता है निवेश का काम। तो जो खरीद रहा है, जो बेच रहा है, वो या तो सट्टेबाजी कर सकते हैं या फिर निवेश कर सकते हैं। तो निवेश क्या होता है, वो व्यक्ति जो प्रतिभूतियों का क्रय मुख्य रूप से निवेश से नियमित आय प्राप्त करने के लिए करते हैं और भविष्य में कीमतों में वृद्धि से दीर्घकालीन लाभ प्राप्त करते हैं, उन्हें निवेशक कहा जाता है। तो ऐसे लोग जो कि आशा करते हैं कि वो अपना पैसा लगाते हैं और फिर एक तरफ बैठ जाते हैं और आराम से कुछ समय बाद उसको देखते हैं और दीर्घकालीन लाभ जो होता है उसका फायदा उठाते हैं। ठीक है ना, या फिर हो सकता है उनको दीर्घकालीन हानि हो जाए, तो वो कहलाते हैं निवेशक। तो निवेशक प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लेते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो मेन अंतर है सट्टेबाजों में और निवेशकों में, इन्वेस्टर्स में और ट्रेडर्स में, कि निवेशक जो होते हैं वो प्रतिभूतियों की डिलीवरी लेते हैं, सुपुर्दगी को इंग्लिश में डिलीवरी कहते हैं, और उनकी कीमत का पूर्ण भुगतान करते हैं। ठीक है ना, तो जब आप डिलीवरी लेंगे तो आप सिक्योरिटी के लिए पूरी तरीके से पे करेंगे, यही उनकी निवेश की क्रिया कहलाती है। अगर हम ए और बी दो लोग माने, तो अगर ए से जो बी है वो कोई शेयर खरीद रहा है, तो जैसे मान लीजिए उसने XYZ कंपनी का शेयर 205 रुपए के हिसाब से ए से खरीदा है। ठीक है ना, तो ए जो बी है वो ए को पूरा पैसा देगा 205 रुपए के हिसाब से। अगर उसने 10 शेयर खरीदे हैं तो 2050 रुपए उसके बने, वो ए को देगा, और बाकी जो जो बाजार है उसका जो कमीशन है, जो भी है, जो दलाल है उसका कमीशन है, उसको वो देगा और अपने पास उन शेयरों को रखेगा, अपने डीमेट अकाउंट में उन शेयरों को रखेगा। ठीक है ना, तो ये कहलाती है निवेश की क्रिया। ठीक है ना, और ये होते हैं निवेशक। दूसरे लोग, जब प्रतिभूतियां केवल भविष्य में अधिक कीमत लेकर विक्रय करने हेतु क्रय की जाती हैं अथवा इस उद्देश्य से विक्रय की जाती हैं कि भविष्य में कम कीमत में पुनः क्रय की जाएंगी, तो इसे सट्टेबाजी का काम कहते हैं। मतलब या तो आप इस सोच के साथ खरीद रहे हैं कि कल के दिन इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं इसको बेच दूंगा, ठीक है ना, या फिर इस उद्देश्य से खरीद रहे हैं कि अगले दिन उसका दाम बढ़ेगा तो मैं बेच दूंगा, या फिर इस उद्देश्य से बेच रहे हैं कि इसका अगर मैंने आज इसको बेच देता हूँ, कल के दिन मुझे और सस्ते रेटों में मिल जाएगा, तब इसको खरीद लूंगा दोबारा। ठीक है ना, तो इन दोनों ही कामों को सट्टेबाजी का काम कहा जाता है, सट्टेबाजी का कार्य कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, एक शेयर ए के पास है, ठीक है ना, वही हम उदाहरण ले रहे हैं, 205 रुपये पे शेयर है, ठीक है ना, इसको बी को खरीदना है, लेकिन इसमें पहले सी एक आता है। सी क्या है, एक सट्टेबाज है। तो सी क्या काम करता है, सी देखता है कि ये 205 रुपए का शेयर अभी मिल रहा है, सुबह सुबह हुई है, मार्केट खुला है, 205 रुपए शेयर उपलब्ध है, तो ये सी क्या करेगा, ए से उस शेयर को खरीद लेगा 205 रुपए पे। ठीक है ना, और हो सकता है शाम होने तक वो 210 रुपए का हो गया, 3 बजे हो गया, मार्केट बंद होने से आधा घंटे पहले 210 रुपए का हो गया।
तो इसने खरीदा था 205 रुपए पे, अभी पैसा इसने पूरा दिया नहीं है। क्यों? क्योंकि सेटलमेंट होता है 2 या 3 दिन में। इसने केवल जो 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 उसकी कमीशन है वो ही केवल देता है, जो जो ट्रेडर जो उसको दलाल को कमीशन देनी, केवल उतना ही पैसा इसको देना है। और इसने देखा 210 रुपए का शेयर हो गया, तो इसने उस शेयर को बेच दिया। इसने डिलीवरी नहीं ली, इसने बेच दिया उसको, किसको? बी को इसने बेच दिया 210 रुपए पे। तो 205 और 210, 5 रुपए का जो फर्क आया, अगर 10 उसने शेयर खरीदे थे मान लो, तो इसने 50 रुपए इस शेयर में बना लिए। ठीक है ना? इस शेयर में शाम तक इसने 50 रुपए बना लिए। 50 रुपए में से 5-6 रुपए जो भी कमीशन होगा, या 4-5 रुपए जो भी होगा, वो कमीशन देके ये अपना लाभ लेकर निकल जाएगा। ये ना, इसको ना 2050 रुपए देने की जरूरत है 10 शेयर के बदले, और ना ये 2100 रुपए इससे लेगा बी से। ये जो बी है, बी का पैसा तो ए को ही चला जाएगा। ठीक है ना? कुल मिला के तो इसने केवल बीच में एक सट्टेबाज की तरह काम किया और केवल पैसा वहां से निकाल लिया। ठीक है ना? तो बाजार इस प्रकार के सौदों की कीमत के अंतर को प्राप्त करके, बाजार में इस प्रकार के सौदों की कीमत के अंतर को प्राप्त करके अथवा भुगतान करके निपटान की सुविधा भी प्रदान करता है। ठीक है ना? तो केवल कीमत का अंतर देना है आपने, जो उसने केवल कितना रुपए देना था, जो जो अंतर है केवल कीमत का, वही उसको देना पड़ता था, या फिर उसको उतना ही मिलना था। उसको 50 रुपए मिल गए, उसने शेयर अपना बेच दिया। इस प्रकार की सुविधा एक ही दिन में क्रय विक्रय करने पर प्राप्त हो जाती है, क्योंकि इसमें सौदे को आगे ले जाने की सुविधा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है ना? हालांकि एक आधे दिन तक उसके सौदे को आप आगे ले जा सकते हैं। अगर आप एक ट्रेडर हैं, एक सट्टेबाज हैं, तो एक आधे दिन उसकी जो डिलीवरी है उसको आप डिले कर सकते हैं। मतलब जब तक डिलीवरी आपको नहीं मिली तब तक आप उसको सौदे को आगे ले जा सकते हैं। ठीक है ना? तो ये हमने बात करी सट्टेबाजी की। जो सट्टेबाजी और निवेश है उसमें कुछ अंशों तक एक दूसरे से भिन्नता होती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये कहना कठिन होता है कि कौन सा शुद्ध निवेशक है और कौन से शुद्ध सट्टेबाज हैं। इसकी बात हम आगे करेंगे, आज वीडियो काफ़ी हो गया है। ठीक है ना? ये सब चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। ये हमारे नंबर हैं, हमारे संपर्क सूत्र हैं, आप इससे हमारे से बात कर सकते हैं। ठीक है ना? और आप लोगों से फिर अनुरोध वही रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले या ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोस को और चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।